तो चलिए लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बना के दिखाया था कि जो अकाउंट्स बनाए थे, अपने अकाउंट जो बनाए थे, जितने अकाउंट्स बनाए थे एंट्रीज करके, जर्नल एंट्रीज की थी, उसकी पोस्टिंग की थी, और वो पोस्टिंग करने के बाद में जो अकाउंट को बैलेंस आया था उस बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया था। करेक्ट है। तो यहां पे देखो, उस वक्त हमने देखा था अपने कैश अकाउंट को 40,000 का डेबिट बैलेंस आया। डेबिट बैलेंस, बैलेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस कौन सा आता है, याद है? रूल, जिंदगी की सच्चाई मैंने आपको बताई थी कि बैलेंस मतलब क्या, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, याद है? तो डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। कैश जितनी आई उससे ज्यादा आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, इस वजह से कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, हमने देखा था। कैश को डेबिट बैलेंस है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, बराबर। बाद में मशीनरी को डेबिट बैलेंस है 50,000 का, रेंट को 5,000 का डेबिट बैलेंस है, और सैलरी को 5,000 का डेबिट बैलेंस है। तो इस केस में हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट एक सेपरेट स्टेटमेंट है। सिर्फ उसमें हम जो बैलेंसेस अभी तक आए हैं ना अलग अलग अकाउंट को, वो एक जगह पे नोट डाउन करते हैं। क्लियर? एक जगह पे नोट डाउन करते हैं। जैसे कैश अकाउंट, उसमें कितना, 40,000 का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट 50,000, सैलरी अकाउंट 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000। तो इस तरह से अपना जो है वो क्या हो गया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच हो गया। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया, मैच हो गया। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, राइट? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच हो गया। अभी इससे हमें क्या पता चलता है, एक बात पहले से मैं बता दूं, ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा। ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में हम बनाते पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद में? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट? ये तो पता है सभी को। मतलब पहले बनाए जर्नल एंट्रीज की, बाद में उसकी पोस्टिंग की लेजर अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस निकाले, बैलेंसेस का ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में लिस्ट है कौन कौन से अकाउंट है और कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो हमने लिख दिया। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, उसके बाद में हम क्या करने वाले, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने वाले। क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बिना ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? आप बताओ मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है क्या? ट्रायल बैलेंस बनाए बिना भी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया जा सकता है क्या, बैलेंस शीट बनाया जा सकता है या नहीं? बोलो सभी लोग। हम्म, बनाया जा सकता है, नहीं जा सकता? कंपलसरी है। कुछ लोग बोल रहे कंपलसरी है सर, कुछ लोग बोल रहे नहीं है सर, मैक्सिमम लोग बोल रहे कंपलसरी है, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, सिर्फ इतना बोल रहे हैं हाँ। हाँ, 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 अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कहना है कि सर ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है, ट्रेडिंग अकाउंट, पे एंड अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है उससे पहले। क्लियर? तो जिन लोग मतलब अभी इतना बोला है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। क्या बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ? यस, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाए बिना ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बन सकता। कॉन्फिडेंस के साथ जोर से बोलो। यस यस यस, बोला जोर से, यस यस यस। सो आंसर इज नो। कुछ स्टूडेंट ने नो बोला है, उन्होंने सही बोला। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंपल्सरी नहीं है। आप बनाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सभी बैलेंसेस की एक लिस्ट रेडी रहेगी। ये ट्रायल बैलेंस कुछ और नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट है, अलग अलग अकाउंट और उनके बैलेंसेस की एक लिस्ट है, बराबर। तो ट्रायल बैलेंस बनाना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रायल बैलेंस से फायदा क्या होता है, ध्यान सुनना। ट्रायल बैलेंस से अगर यहां पे देखो, हमने देखा डेबिट और क्रेडिट कितना हो गया, 1 लाख 1 लाख ट्रायल बैलेंस से। इससे क्या हो गया,
इससे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस जो है वो 1 लाख बैलेंस आ गई। इससे हमें एक बात पता चल गई, आज तक की जो एंट्रीज की है वो एंट्रीज आपने सही से की है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर उसमें कोई गलती हो जाती तो ऐसे केस में क्या हो जाए, अपना डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता, उसमें अमाउंट लिखने में कोई गलती हो जाती तो आज आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मैच नहीं होता। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मैच हो जाए इसका मतलब क्या है, हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको क्या कह सकते हैं, एक हिंट मिल जाती है इससे। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि अभी तक कोई गलती की ही नहीं है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली आप क्या करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट को 1 लाख का बैलेंस आ गया, तो ट्रायल बैलेंस में लिखने के बजाय डायरेक्टली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख दो ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले ट्रायल बैलेंस में ही जाएगा और ट्रायल बैलेंस से वो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। इट इज नॉट नेसेसरी। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट एक स्टेटमेंट है, एक हम कह सकते हैं लिस्ट है। तो लिस्ट नहीं बनाई, आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से कहां पे भेजते हो, आज डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से कहां पे भेजते हो, लायबिलिटी साइड पे, तो ये भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में रेंट डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया तो भी चलेगा। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझा? ठीक है। सो एक लिस्ट बनाते हैं जस्ट टू चेक कि अभी तक जो अमाउंट हमने डेबिट क्रेडिट की है वो अमाउंट करेक्ट है या नहीं है। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने अभी तक जो एंट्रीज की है वो एकदम सही से की, उसमें अमाउंट की कोई गलती नहीं है, तो आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो भी आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला है, उसमें एसेट और लायबिलिटी साइड मैच होने वाली है। क्लियर? तो ये क्यों बनाया जाता है, फिर ये क्यों बनाया जाता है, तो याद रखना, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है आप लिख सकते हो, इट इज स्टेटमेंट। ट्रायल नाम से क्या, ट्रायल, हम ट्रायल ले, बैलेंसेस लिख के ट्रायल ले, ट्रायल किस बात का, कि आज तक जो एंट्रीज की थी वो सही थी या नहीं थी, आज तक जो अमाउंट्स लिखी थी डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे वो सही से लिखी थी या नहीं लिखी थी, इसका हम ट्रायल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इट इज स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है तो इस वजह से कंपल्सन है, एक अलग स्टेटमेंट है। इट इज स्टेटमेंट विच, it is statement which shows list of balances। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो क्या, वो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप देखोगे वो वाला पार्ट, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो उसका उसका क्या कहते हैं, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप पढ़ने वाले हो। सो ट्रायल बैलेंस इट इज स्टेटमेंट विच शोज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जिसमें बैलेंसेस की लिस्ट दी जाती है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट। जस्ट लिस्ट बनाते हैं, बैलेंस जो आए ना उसकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्यों आपने ट्रायल बनाया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। बैलेंस शीट बनाना, बहुत से स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर हमने ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया ताकि बैलेंस शीट बने, बट बैलेंस शीट तो ट्रायल बैलेंस बनाए बिना बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना भी बिना बन सकती है, कितने बनोगे। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट बना सकते हो ट्रायल बैलेंस के बिना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के नीचे जो बैलेंस आया था ना वो लायबिलिटी साइड पे लिख दो बैलेंस शीट में, बीच में ट्रायल बैलेंस नहीं आया तो भी चलेगा। क्लियर? अगर आपने अकाउंटिंग करेक्ट की है तो आपका ट्रायल बैलेंस के बिना भी आपका बैलेंस शीट बन सकता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का, तो मैं ये क्रॉस चेक कर रहा हूं क्या, कि मेरे डेबिट साइड पे जो बैलेंसेस है और क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसेस है वो दोनों की टोटल मैच होती है नहीं होती है। तो दोनों की टोटल मैच होती है, इसका मतलब कि अभी तक जो एंट्रीज की उसमें जो अमाउंट लिखी डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे वो दोनों करेक्ट है, सही से लिखी है, सेम है। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, पहला टू चेक, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिख देना, टू चेक arithmetical accuracy of इतने ही लिख देना, ऑफ अकाउंट्स कह सकते, जो अभी तक अकाउंट्स बनाए उसमें जो अमाउंट्स लिखे, अरिथमेटिकल मतलब क्या, अमाउंट जो लिखे हैं, जो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखा, जो क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखा वो करेक्ट लिखा है कि नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
ये हम चेक कर रहे हैं। हम ये नहीं चेक कर रहे कौन से अकाउंट में क्या लिखा है, हम ये चेक करें डेबिट साइड पे, डेबिट बैलेंसेस में जो अमाउंट आती है वो क्रेडिट बैलेंसेस में जो अमाउंट आती है वो मैच कर रही है या नहीं। इसका मतलब अपना फोकस जो है वो अमाउंट की तरफ है, अकाउंट के नाम पे फोकस नहीं। हम क्या चेक कर रहे हैं यहां पे लिख के, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो हम मान लेते हैं कि अभी तक की जो अकाउंटिंग है वो करेक्ट है। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, याद रखना ये कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरा टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नथिंग बट, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। डन, इट आउट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था, याद है एक सॉन्ग, एसेट अगर बढ़ जाए लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, क्या था वो? डेबिट डेबिट। और एसेट अगर कम हो जाए लाइबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्या देते हैं? क्रेडिट देते हैं। ये हमने पढ़ा था, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। ओके, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, और एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस कम नहीं होते, गलती हो गई, गलती से हमने डेबिट साइड पे ज्यादा लिख दिए तो उसे रिवर्स करते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड पे, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम लिखते हैं, और डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट आता है क्या? तो सबसे पहली बात बस समझ लो, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो नॉमिनल अकाउंट में दो अकाउंट्स है, नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और इनकम। बराबर, एक्सपेंस जो है वो अलग से रिकॉर्ड होते हैं, इनकम जो है वो अलग से रिकॉर्ड होता है। जैसे कि रेंट अपने पे किया, रेंट पे किया तो एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट मिलता है ना, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 5,000। बराबर, आपको कोई सेल करके इनकम मिल रहा है, सेल्स अकाउंट है, तो उस केस में सेल्स को क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। सेल्स को क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है। तो वहां पे कितना? 10,000 मान लो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो ये दोनों अकाउंट जो है वो एक साथ नहीं बने, तो इस वजह से एक्सपेंसेस और इनकम, इनकम में से डिफरेंस निकालना वो यहां पे नहीं होता है। एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, साल के एंड में, मैंने आपको बोला था नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होता है, नॉमिनल अकाउंट जब क्लोज हो जाएंगे ना तो ये जाएंगे पी एंड एल अकाउंट को, बाय पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को जाएंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को चले जाएंगे, जिससे हम जीपी ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकालते हैं, वहां पे चले जाएंगे ये 5,000। और ये इनकम जो भी होगा, जैसे कमीशन रिसीव्ड होगा, ऐसा कोई इनकम है, तो ये भी हम भेज देंगे पी एंड एल अकाउंट में। तो हम बैलेंस निकालते हैं, तो यहां पे क्लोज बैलेंस निकालेंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे होता है? पी एंड एल अकाउंट में डाल के 10,000। समझा? तो ये यहां से निकाल के इनकम हम कहां पे लिखते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। और पी एंड एल अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखते हैं रेंट 5,000, 5,000, और क्या लिखते हैं यहां पे? कमीशन रिसीव्ड मान लो, कमीशन रिसीव्ड 10,000, 10,000, और आपको प्रॉफिट मिल जाता है कितना? प्रॉफिट कितना मिल जाता है? 5,000, 5,000, 10,000, 10,000 दोनों साइड पे लिख दिए, उसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो 10,000 मिल गए। तो इसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो 5,000 मिल गए। करेक्ट है? तो कहना मुझे ये है कि आपका जो भी डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं जो भी अकाउंट में बैलेंस है, वो बैलेंस या डिफरेंस इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाता है पी एंड एल अकाउंट को, तब जाके रेंट अकाउंट क्लोज होता है उस साल का। वो बैलेंस हम अगले साल में फॉरवर्ड नहीं करते। वो जो बैलेंस है, वो जो डिफरेंस है, वो हम पी एंड एल अकाउंट में भेजते हैं, ताकि पी एंड एल अकाउंट से हमें प्रॉफिट पता चल सके, प्रॉफिट पता चल सके। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मतलब जो स्टूडेंट का था, पहले आप ये सोचो
मतलब आपने अगर सोचा होता कि एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट हम क्लब करके बनाते हैं या दोनों अकाउंट अलग होते हैं, एक्सपेंस अकाउंट अलग होता है, रेंट का अकाउंट अलग होता है, बाद में कमीशन वगैरह ऐसे जो अकाउंट होते हैं हर एक अकाउंट अलग अलग होते हैं, तो उनको वहां पे डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके कुछ वहां पे प्रॉफिट निकालना ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको ये लग सकता है इससे आपने बोला था एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाते हैं तो डेबिट दे दो, एक्सपेंसेस अगर कम हो जाते हैं क्रेडिट दे दो। आप ठीक से याद कर लेना या फिर से वो वीडियो देख लेना, मैंने क्या बोला। एक्सपेंसेस कम होते ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गलती हो जाती है, डेबिट साइड पे अमाउंट हम ज्यादा लिख देते हैं गलती से, तो उस वक्त उस अकाउंट से उतना जो एक्सेस लिखा है वो अगर एक्सपेंसेस निकाल देने हो तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं, ताकि डेबिट में से क्रेडिट माइनस होके नेट एक्सपेंसेस बच जाए। उस वक्त मैंने इनकम की कोई बात बताई नहीं थी। बराबर, हर साल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं। यहां पे मैंने लिखा भी है, मैंने लिख के दिया आपको कहीं पे तो ये वाली चीजें देख लो, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट, राइट। एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आता है, ये सभी मैंने लिख के दिया था। ये मॉडर्न अप्रोच है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। इसमें हम डेबिट क्रेडिट से ज्यादा एसेट बढ़ती है या कम होती है ये देखते हैं, एसेट लाइबिलिटी बढ़ती है कम होती है उस बेसिस पे जाते हैं। बट ऑब्वियसली मॉडर्न अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको रूल बताया था एसेट के लिए क्या है। जैसे रियल अकाउंट में एसेट आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब एसेट आएगी तो एसेट बढ़ेगी ना, इस वजह से मैंने कहा था एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट दे दो और एसेट कम होती है तो क्रेडिट दे दो, क्योंकि एसेट जाती है तो हम क्या कहते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बराबर, ऑब्वियसली मॉडर्न अप्रोच किसके ऊपर है, ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर है, बट थोड़ा शॉर्टकट है, थोड़ा क्या है, शॉर्टकट है। डन। डन। तो जिसने डाउट पूछा था उनको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप देखो, चलिए थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन, मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अच्छा आप मुझे एक बात बता देना कि चलिए मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच मतलब दूसरा यहां पे इसके अंडर क्या बनता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अभी यहां पे देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देखो आपके पास जो एसेट पड़ी हुई है, आपके पास जो एसेट है वो एसेट कहीं ना कहीं पे तो परचेस करने के लिए अपने फंड्स यूज किए, फंड्स खुद के होंगे या बाहर के होंगे। बराबर, इक्विटी फंड्स को और दूसरा नाम क्या है, इक्विटी। फंड्स को और दूसरा नाम क्या है, इक्विटी। तो आपने एसेट लेने के लिए पैसे लगाए, ऑब्वियस सी बात है ना, आपके पास एसेट कैसे कैसे आ गई। जैसे कि आप कोई भी आपके पास एसेट है, गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी कहां से आ गई, आपके पास गाड़ी कहां से आ गया, है ना गाड़ी, आप बताओ। आवाज क्लियर है ना, हेलो। आपके रिप्लाईज बहुत स्लो आते हैं। हम्म, ठीक है, चलो आवाज आ रही है? तो मैं ये बोल रहा था आपके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी आई कहां से, कहां से आ गई, मतलब आपके पास वो गाड़ी है जो भी है, ऑब्वियसली उसके लिए आपने पैसे दिए होंगे, पैसे कहां से गए आप मुझे डिटेल में बता दिया देना, जिनके पास गाड़ी है। चलो फटाफट, पूरा कैश में पेमेंट कर दिया या कुछ लोन भी ले लिया, पूरा कैश में पेमेंट कर दिया कुछ लोन भी ले लिया, ये बता देना। तो हो सकता है कि आपने पूरा कैश में पेमेंट किया हो आपके घर से, मतलब खुद के पैसे लगाए, आपके पास मान लो गाड़ी आ गई, मान लो 80,000 रुपीज की टू व्हीलर या 90,000 जो भी अमाउंट है,
तो जो अमाउंट है शायद से आपने पूरी कैश में पे की होगी, मतलब जो फंड लगाया है वो खुद का है, मतलब इन शॉर्ट खुद का फंड मतलब क्या कहते हैं हम, ओनर्स इक्विटी या ओनर्स फंड, खुद का पैसा है। तो ऐसे केस में उसे कैपिटल भी कहा जाता है। जब बिजनेस चलाने के लिए पर्सन खुद का पैसा लगाता है तो उस केस में उसे कैपिटल कहा जाता है। गाड़ी कहां से है? पापा के जेब से। बढ़िया है। इतना सच कौन बोलता है? सही है। ओके। नहीं वो कुछ हो जाता है, मुझे लगता है कुछ तो भी सेटिंग में चेंज करना चाहिए, जो चैनल है उसके सेटिंग में। अभी ये कैसा होता है कि मैं, मतलब पर्सनल चैनल हो तो अलग बात है, पर्सनल चैनल पे कुछ चेंजेस करने हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, कुछ तो भी सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा जिससे ये जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, चलो। तो यहां पे देखो आपने कैश दे दी, कैश खुद के पास से दी होगी तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल, खुद का ही पैसा है। और आपने शायद से उसमें से 20,000 जो है खुद के पास से दे दिए, 20,000 खुद के पास से दे दिए, और 60,000 का क्या ले लिया, लोन ले लिया, 60,000 का क्या ले लिया, लोन ले लिया। 20,000 खुद के पास से कैश दे दी, मतलब वो अपना ही पैसा है, उसे हम बोलेंगे कैपिटल। और उस तरह से मेरे पास गाड़ी बन गई, गाड़ी मतलब क्या, एसेट है, एसेट वो कितने की बन गई, 80,000 की, 80,000 की क्या बन गई, बाइक। समझा? तो आपके पास जो भी एसेट आती है ना, जो भी एसेट बनती है ना, ओके, वो सभी एसेट बनाने के लिए आपने पैसे लगाए, फंड्स लगाए, और फंड्स जो है वो फंड्स शायद से आपके खुद के होंगे या फिर बाहर से लिए होंगे, या तो वो फंड्स इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल फंड्स होंगे तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि वो ओनर ने लगाया, ओनर का पैसा है पर्सनल। और बाहर से लिए हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोन या लाइबिलिटी। करेक्ट है? तो इस तरह से मेरे पास, ध्यान सुनना, अभी आपको समझ में आएगा, कोई भी एसेट ले लो, कोई भी एसेट ले लो, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, कोई भी एसेट ले लो आपके पास जो आई, जैसे कि स्टॉक, आपके पास गुड्स आ गए, बिजनेस में क्या आ गए, गुड्स आ गए। गुड्स कैसे आ सकते हैं, आइदर गुड्स से अपनी एसेट है, गुड्स से अपनी एसेट है, करेक्ट है, गुड्स बेच के हम आगे जाके पैसे कमाने वाले, फायदा होने वाला है, गुड्स अपनी एसेट है। गुड्स अपने पास आ गए, गुड्स आ गए 1 लाख के, बराबर, अपनी एसेट बढ़ गई 1 लाख से, अपनी एसेट बढ़ गई 1 लाख से। अभी क्वेश्चन ये बनता है 1 लाख के गुड्स आए कहां से? दो तरीके से आ सकता है, या तो आपने उसके लिए कैश पेमेंट किया होगा, या तो आपने उसके लिए कैश पेमेंट किया होगा, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है वहां से आ सकता है, खुद का पैसा लगाया होगा उसके लिए, या फिर आपने लोन पे लिया होगा, लोन मतलब क्रेडिटर्स, उधारी पे लिया होगा, उधारी पे लिया होगा। मतलब वहां पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, आपने जब पैसे यूज किए, लगा दिए, या तो वो पर्सनल फंड्स में से लगा दिए, या फिर उधारी पे ले लिए, या लोन पे ले लिए, या दूसरों का पैसा उसमें लगा हुआ है। क्लियर? ये दो ही पॉसिबिलिटीज वहां पे हो सकती है। तो कहना मुझे ये है कि वहां पे आपके जो एसेट्स बनते हैं ना, वो फंड से, फंड से बनते हैं। किससे बनते हैं बोलो? फंड से बनते, बनते हैं। तो आपके पास फंड, इक्विटी ऑब्लिक फंड्स इज इक्वल टू एसेट्स, बराबर। अब इक्विटी ऑब्लिक फंड्स में दो तरह से आ सकते हैं, लिख देना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फंड्स मतलब ओनर ने जो प्रोवाइड किया उसे हम बोलते हैं कैपिटल, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और एक्सटर्नल जो है उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। मतलब आपके पास जो एसेट आ गई वो या तो कैपिटल की वजह से, या फिर लाइबिलिटी की वजह से, या फिर कंबाइन दोनों की वजह से, कंबाइन दोनों की वजह से आ गई होगी, बराबर। तो इस वजह से यहां पे एक रूल बनता है, अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। समझा? यहां पे मैंने क्या बोला था शॉर्ट में, फंड्स इज इक्वल टू, जो फंड्स आ गए इज इक्वल टू एसेट। कहीं से तो पैसे आए तब जाके अपने पास एसेट बन गई, बराबर ना। या तो वो कैपिटल के थ्रू आ गई हो, ओनर के पैसों के थ्रू, या बाहर से लिया होगा। इस वजह से मैंने बोला इन शॉर्ट फंड आ गए कैपिटल से या लाइबिलिटी से, तो उतने क्या अपने पास क्या बनेगी, एसेट, बराबर। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के लिए आपने खुद के पैसे लगा लिए 10 10 लाख, और बाहर से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया 15 लाख का, तो क्या हो जाएगा,
आपके पास कैपिटल है 10 लाख का, 10 लाख का, लाइबिलिटी कितनी है 15 लाख की है, और आपकी एसेट जो है वो कितनी है, कितनी है 25, कितनी 25 लाख की, 25 लाख की कैश अपने पास आ गई, बिजनेस में कैश है, ओके, वो 25 लाख की। तो कहना ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है कि आपके पास जो एसेट आ गई वो या तो कैपिटल के पैसों से या फिर लाइबिलिटीज से आ गई होगी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे इस तरह से बनता है। अभी आप देखो मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस और इनकम एडजस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, एक्सपेंसेस एंड इनकम एडजस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है। मतलब मॉडर्न अप्रोच में अगर कैपिटल आ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो जगह है, बट एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड करने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच इस बेसिस पे चलता है और इसमें कहीं पे भी एक्सपेंसेस और इनकम की बात नहीं की है। तो फिर आप दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाना है कि अगर एक्सपेंसेस एंड इनकम ट्रेडिशनल अप्रोच में होते, जो आज तक मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंसेस एंड इनकम क्या करते थे आप, एक्सपेंसेस एंड इनकम का अभी मैंने आपको समझा दिया। एक्सपेंसेस एंड इनकम क्या होते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, पी एंड अकाउंट बनता था, पी एंड अकाउंट बनता था, डेबिट साइड पे आते थे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे आते थे इनकम्स ट्रेडिशनल अप्रोच में, और उससे क्या मिलता था प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट अगर मिलता था तो प्रॉफिट ऐड किया जाता था किसमें, कैपिटल में। प्रॉफिट किसमें ऐड किया जाता था, कैपिटल में। समझ रहे हो, जो भी प्रॉफिट है वो किसमें ऐड किया जाता था, कैपिटल में, और लॉस है तो कैपिटल से माइनस किया जाता था, ये मान के कि ओनर ने पैसे लगाए हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो उसके बदले में उसे कुछ तो भी कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कुछ तो भी इन रिटर्न मिलना चाहिए उस कैपिटल के ऊपर। इस वजह से जो प्रॉफिट बनता है बिजनेस में वो ओनर का माना जाता है। तो जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट किस में ऐड किया जाता है, कैपिटल में ऐड किया जाता है। ये तो जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने तो ऑलरेडी ये पता है, और जो नए स्टूडेंट है ये समझ लेना कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है, ऐसा मानते हैं। ओनर ने बिजनेस को कैश दे दी, कैपिटल दे दिया, तो बिजनेस बदले में क्या देता है, बिजनेस बदले में क्या देता है, प्रॉफिट देता है। क्या देता है, प्रॉफिट देता है, और वो प्रॉफिट ओनर का माना जाता है और उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है। तो यहां पे देखो, मतलब इन शॉर्ट एक्सपेंसेस और इनकम का इफेक्ट इनडायरेक्टली कहां पे जाता था, कैपिटल में। समझा यहां तक, ओनर सॉरी एक्सपेंसेस एंड इनकम का इफेक्ट डायरेक्टली कहां पे जाता था, कैपिटल में, डायरेक्टली कहां पे, सॉरी इनडायरेक्टली जाता था कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे इनकम और एक्सपेंसेस के लिए जगह नहीं, ये तीन ही आइटम्स है, हेडिंग्स है। तो यहां पे एक्सपेंसेस के लिए जगह नहीं है, इनकम लिखने के लिए जगह नहीं, तो मैं इनकम और एक्सपेंसेस को कहां पे एडजस्ट कर दूं। अगर आपको बोला गया अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब आता नहीं क्वेश्चन, आपको ये आइडिया होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर ये ट्रांजेक्शन किया उससे एसेट बढ़ती है कम होती है, ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके ऊपर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है। क्लियर। तो यहां पे मुझे बता देना, आप मुझे बता देना कि अगर नॉर्मल केस में तो मुझे पता था कि जब एक्सपेंसेस आते हैं पी एंड अकाउंट में लिखने हैं, और उससे एक्सपेंसेस एंड इनकम से प्रॉफिट मिलता था, प्रॉफिट जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट में ऐड होना चाहिए, बराबर। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच में इस बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, इसमें कहीं पे भी एक्सपेंसेस लिखने के लिए जगह नहीं है, इनकम के लिए जगह नहीं। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम एडजस्ट कैसे किए जाए, कहां से किए जाए, बोलो। बोलो कहां पे एडजस्ट किया जाए। हम्म। तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस का और इनकम का इंपैक्ट जाता है कैपिटल के ऊपर। अल्टीमेटली एक्सपेंसेस और इनकम का इंपैक्ट जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में भी, कहां पे जाता है, कैपिटल के ऊपर, बराबर। अल्टीमेटली वहीं पे जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। मैंने क्या बोला था, मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसका एक शॉर्टकट हम कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच किसका, ट्रेडिशनल अप्रोच का एक शॉर्टकट कह सकते हैं। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हम फॉलो करते थे उसका एक शॉर्टकट है यहां पे। सर पी एंड एल अकाउंट, बट पी एंड एल अकाउंट होता ही नहीं ना मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में डायरेक्टली ये होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, इतना ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं। मैं वही बोल रहा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में पी एंड एल अकाउंट बनता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में पी एंड एल अकाउंट बनता है। मॉडर्न अप्रोच में डायरेक्टली ये इक्वेशन रहता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जो बैलेंस शीट बनाते थे ना, वो बैलेंस शीट में क्या लिखा होता था, बैलेंस शीट में क्या लिखा होता था, याद कर लो। बैलेंस शीट में लिखा होता था लायबिलिटी और एसेट। बैलेंस शीट जब बनती है लायबिलिटी और एसेट, और लायबिलिटी में पहला कैपिटल आता था, बाद में आता था आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी।
इज इक्वल टू एसेट्स। मतलब ये वही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। इन शॉर्ट वो क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया तो डायरेक्टली मॉडर्न अप्रोच में उसका इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर चेक करें। ये इक्वेशन कुछ और नहीं, ये बैलेंस शीट जो हम बनाते थे ना उसका ही हम कह सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में आपको दिया है, उसको ही इक्वेशन फॉर्म में हमें दिया है। मतलब डायरेक्टली जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इन 3 आइटम्स में एडजस्ट कर देना है, एंड देयर इज नो एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं होगी, अकाउंट नहीं बनेगा, बाद में क्या नहीं बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, पी एंड अकाउंट नहीं बनेगा। डायरेक्टली जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी वजह से आपके बिजनेस की पोजीशन, एसेट बढ़ गई कम हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई कम हो गई, कैपिटल कम हो गया बढ़ गया है, ये आपको चेक करना है। तो ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जब भी खर्चे होते थे वो इनकम होता था, उससे प्रॉफिट मिलता था और प्रॉफिट जाता था कैपिटल अकाउंट में। मतलब अगर आप देखते हो तो एक्सपेंसेस ज्यादा होते, एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो प्रॉफिट कम हो जाता और कम प्रॉफिट कैपिटल में जाता, और इनकम ज्यादा होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता और ज्यादा प्रॉफिट कैपिटल में चला जाता। मतलब इनकम जितना ज्यादा होगा उतना कैपिटल बढ़ जाएगा प्रॉफिट की वजह से, और एक्सपेंसेस जितने ज्यादा होंगे उतना कैपिटल कम होगा एक्सपेंसेस की वजह से या प्रॉफिट कम होने की वजह से। आगे क्या समझ में यहां तक? मैंने क्या बोला, जब भी खर्चे बढ़ते हैं तो उस केस में आपका जो है वो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने की वजह से कैपिटल में भी प्रॉफिट कम ऐड होता है, कम होता है, ऐड होता है बट कम होता है। बट जब भी इनकम बढ़ता है तो उस केस में कैपिटल ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट हम अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड करें। मतलब एक्सपेंसेस और इनकम का डायरेक्टली इंपैक्ट कहां पे आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट कहां पे आता है, कैपिटल अकाउंट में। तो इस वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर एक्सपेंसेस और इनकम हो, एक्सपेंसेस क्या किया जाता है, कैपिटल से माइनस किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, और कम प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल भी कम ही रहेगा, और इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, उससे कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट बनाए बिना हमने क्या किया, इनकम प्रॉफिट में ऐड होता था, उससे कैपिटल बढ़ता था, तो डायरेक्टली इनकम ऐड कर दिया यहां पे, और एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट कम होता था या लॉसेस होते थे, और उसकी वजह से कैपिटल कम होता था, तो डायरेक्टली कैपिटल से लेस किया। इन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, इन दोनों को बोलते हैं टेम्पररी कैपिटल अकाउंट्स। याद रखना क्या बोलते हैं, टेम्पररी लिख देना, टेम्पररी कैपिटल अकाउंट्स, टेम्पररी कैपिटल अकाउंट्स। समझा? ये समझा है क्या? बोलिए। यस, सभी को समझा है, सभी ने हाँ बोल दिया। तो सिंपली सिंपली अभी आपके सामने पिक्चर आ गया कि जो भी कैपिटल है उससे रिलेटेड जो भी है वो कैपिटल में जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गया, ये आपने लिख लिया क्या प्रॉपर्ली, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। इसमें एक्सपेंसेस वाली बात कहीं पे लिखी नहीं थी, एक्सपेंसेस या इनकम वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी। ये इक्वेशन में एक्सपेंसेस कहां पे लिखने हैं, इनकम कहां पे एडजस्ट करना है पता नहीं है, इनकम कहां पे एडजस्ट करना है, एक्सपेंसेस कहां पे एडजस्ट करना है, ये बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैंने सोचा पुराने अप्रोच में क्या था, ओल्ड अप्रोच में एक्सपेंसेस और इनकम पीएनएल अकाउंट में लिखते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट कैपिटल में जाता था। तो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंसेस से जो भी इफेक्ट है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर जाता है, कैपिटल अकाउंट के ऊपर। किसके ऊपर जाता है, कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो मैंने ये सोचा अगर एक्सपेंस ज्यादा होता तो लॉस होता ना, और लॉस कैपिटल से माइनस होता, मतलब एक्सपेंस ज्यादा होने से कैपिटल कम होता है इनडायरेक्टली। तो इस वजह से मैंने कहा एक्सपेंसेस को डायरेक्टली कैपिटल से लेस कर दो न्यू अप्रोच में। क्लियर? और इनकम अगर होता है, इनकम जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ प्रॉफिट आप कैपिटल में डाल दोगे, कैपिटल बढ़ जाएगा। मतलब इनकम बढ़ने से आपका अल्टीमेटली क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्टली एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस कर दो, और इनकम जो है, और इनकम जो है, अरे इसमें पोस्टिंग नहीं होती मॉडर्न अप्रोच में, मैं वही बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज नहीं होती है, लेजर अकाउंट्स नहीं होता है, बाद में ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है, बाद में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, पीएनएल अकाउंट नहीं बनता है, डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। इसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं। क्यों मैंने जो बताया उस बातों को, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है उस तरह से मेरे बातों को इग्नोर क्यों करते हो, मतलब वहां का बदला यहाँ पे निकाल रहे हो क्या? मैंने बार बार बोला, बार बार क्या बोला, इस अप्रोच में डिटेल में उस तरह से नहीं होता है,
पहले भी बता दिया, आप पहले वाला भी लेक्चर चेक कर लेना कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच जब मैंने आपको बता दिया, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बनता है, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, बाद में क्या ट्रायल बैलेंस, बाद में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इतने स्टेप्स मॉडर्न अप्रोच में नहीं होते। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन में सभी चीजें एडजस्ट करते हैं, रादर देन गोइंग फॉर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, इस तरह से नहीं जाते। डायरेक्टली हम इफेक्ट देखते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस शीट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट क्या होता है। हाँ ना, मतलब वहां का बदला यहाँ पे निकाल दें। सर हमारी कृष्ण ने हमें इग्नोर किया, हम आपको इग्नोर कर देंगे सर, हम आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे। हमारे कृष्ण ने हमारी बातों को इग्नोर किया, तो कहीं पे तो हमें निकालना है ना, तो आपके यहाँ पे निकाल देंगे सर। और ये बार बार होता है मतलब मेरे साथ। सर मम्मी पापा को तो इग्नोर करने नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्टली मतलब क्या है कि पीट देते हैं सर, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते सर। तो बच्चा को नहीं इग्नोर करने के लिए, दोस्त को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सर पे चढ़ जाता है इग्नोर किया तो। बदला तो देखो मेरी कोशिश ये होती है, मैं यहां से ये बोलना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत डिटेल में चीजें बोलता हूं, क्योंकि आगे वो कंफ्यूजन आने वाला है ना। अभी इतने साल का 14-15 साल का एक्सपीरियंस है आदमी को, तो ऑब्वियसली पता है कि स्टूडेंट का डाउट क्या आने वाला है। तो मैं पहले ही बोलता हूं, बट थिंग इज दैट कि उस वक्त आप उन चीजों को इतना ध्यान नहीं देते हो। मतलब वो सोचते हो कि ये क्या है, मतलब सर बोल रहे हैं, सर तो हमेशा बोलते रहते हैं, सर का काम ही बोलना। वह सर तो बोलेंगे, सर का काम ही बोलना, ये इस तरह से आप सोचोगे। कुणाल मेरी शादी हो गई यार, और ये अभी सभी जगह पे ऐलान हो गया है, सभी जगह पे ढिंडोरा पिट चुका है कि मेरी शादी हो गई, मैं ही पिटता हूँ। तो इस वजह से क्रश हो गया वो सवाल ही नहीं आता मेरे केस में कि मैं किसी का क्रश हूं या मेरा कोई क्रश है। बेसिकली आई एम बैड डेट्स, बैड डेट्स, जिसका भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बेसिकली आई एम बैड डेट्स, जिसका भी कुछ नहीं हो सकता। मतलब फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है। वह डेटर्स होते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर में बेनिफिट कुछ तो भी मिलने वाला है बदले में, तो वो डेटर्स के केस में होता है। बैड डेट्स के केस में क्या होता है, फ्यूचर में कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, शादी करो बैड डेट्स बन जाओ, नया स्कीम है। नहीं समझेगा, आप लोगों पे भी आएगी ये चीजें। हंस रहे हो अभी सभी, हाँ गिर गिर के ऐसे इमोजी भेज रहे हो हंसने वाले। ठीक है, समझेगा आप लोगों को भी आगे। हम्म। वो बीच में एडवर्टाइजमेंट आई थी ना, आओ कभी गुजरात में, वैसे देखो कभी शादी करके। चलो नेक्स्ट। चलिए, और आप लोगों जैसे इलिजिबल बैचलर्स, इलिजिबल हैंडसम बैचलर्स होंगे, तो हम जैसे लोगों के लिए वैल्यू कहां पे बचेगी। कुणाल, बाद में कौन कह सकते हैं, ओम, हर्ष, ले सर, मेरा दुख तुम नहीं समझोगे रमेश बाबू मेरा दुख तुम क्या समझोगे स्टूडेंट्स बाबू चलो, मेरे चेहरे पे एक हंसी के पीछे आपको दुख दिख रहा होगा और मुझे ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ये जो मतलब लेक्चर है वो मैम के पास ना जाए, वो ना देख ले, नहीं तो दुख ऐसा हो जाएगा, ये साला दुख काहे खत्म नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर दो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर हम देख लेंगे। नेक्स्ट, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख ले, जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूं और उसमें एडजस्ट कर देना। नहीं ये अनलिस्टेड है, इस वजह से मेरी डेयरिंग है ना, अनलिस्टेड में चल रहा है ये, मतलब डायरेक्टली पब्लिक नहीं है।
पब्लिक होता तो मेरे बोलने की इतनी हिम्मत होती क्या? आपको क्या लगता है? मैं बोलता ही नहीं। ये अनलिस्टेड में चल रहा है, इस वजह से वो किसी के पास नहीं है, आप लोगों के पास ही सिर्फ लिंक है उसकी, ये बाहर कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट, मजे ले रहे हैं आज। ये डबल ओपन हो गया कैसे? हम्म 21 मिनट। चलो आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। डेरिंग ओपी, ओपी। तो यहां पे देखना, मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं कि जैसे कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश रुपीज 10 लाख, 10 लाख का कैश लेके बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो यहां पे देखो अभी क्या हो जाएगा। कैपिटल, ध्यान दो अपना फॉर्मूला जो है ना, उस फॉर्मूला में कैसे वो फिट बैठता है, ये ट्रांजेक्शन, ये मुझे देखना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल, ये फॉर्मूला हम आगे चलाएंगे, कैपिटल प्लस, ये पहले मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो एक काम करता हूं मैं, आप भी वैसे ही करना, कुछ ट्रांजैक्शन लिखने के लिए एक फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शंस, ऐसे लिख देना, ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। इज इक्वल टू एसेट, ऐसे लिख देना। एक एक ट्रांजेक्शन लेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन एज एन एग्जांपल लेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए मैं कुछ ट्रांजेक्शन यहां पे लेके आपको बता दूंगा। तो पहला ट्रांजेक्शन मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख। तो क्या हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पैसे किसके, ओनर के पैसे, मतलब इसे कहा जाएगा कैपिटल, इस वजह से कैपिटल में 10 लाख आ जाएगा, कैपिटल में 10 लाख आ जाएगा। अभी तो बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से लायबिलिटी कितनी है, 0। और एसेट कैपिटल आया बिजनेस में, मतलब एग्जैक्टली क्या है, कैश आया ना, तो कैश बढ़ गई, कैश अपनी क्या है, एसेट है, तो 10 लाख कैपिटल एंड 10 लाख कैश। समझा क्या? 10 लाख कैश। एंट्री पास की हमने नहीं की, हमने एंट्री पास नहीं की हमने, मतलब डायरेक्टली हमने देखा कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे बैलेंस शीट, इन शॉर्ट ये बैलेंस शीट ही है ना, बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट होती है, तो इन शॉर्ट हम बैलेंस शीट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देख रहे हैं। आगे देखते हैं, सेकंड परचेस्ड। अदरवाइज हम नॉर्मल केस में एंट्री करते क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बाद में कैश और कैपिटल अकाउंट का कहां पे इफेक्ट जाता, पोस्टिंग हो जाती, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाद में कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता, बैलेंस आ गया तो बाद में उस बैलेंस को हम कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में। ये प्रोसीजर ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉलो की जाती थी, हम क्या करें मॉडर्न अप्रोच में डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है। यस, समझे क्या? आगे, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बाद में मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश रुपीज 5 लाख। अभी आप देखो, मशीन परचेस की कैश में, तो मशीन परचेस से करने से क्या होगा, एक मशीन बढ़ेगी, एक एसेट बढ़ेगी, दूसरी एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बराबर ना, एक एसेट बढ़ेगी और दूसरी एसेट कम हो जाएगी, कैपिटल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन बढ़ जाएगी, कैश कम हो जाएगी। मशीन 5 लाख की आ जाएगी, 5 लाख की कैश चली जाएगी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस डैश, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट में क्या हो जाएगा, 10 लाख, 5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, 5 लाख लेस -5 लाख, -5 लाख एंड -5 लाख, क्यों, क्योंकि कैश गई, कैश गई, कैश गई, और +5 लाख क्योंकि आपके पास क्या आ गई, मशीन आ गई, क्या आ गई, मशीन आ गई, मशीन आ गई। तो यहाँ पे मैं अगर टोटल लेता हूँ इसके बावजूद, मतलब ये ट्रांजेक्शन होने के बाद में, तो भी क्या है, आपका कैपिटल अभी भी कितना है, 10 लाख है, बराबर, लाइबिलिटी कितनी है, 0 है, और एसेट कितना है, एसेट पहले 10 लाख था, उसमें से 5 लाख की कैश गई, 5 लाख बचा, बाद में 5 लाख की मशीन आ गई, तो अल्टीमेटली 10 लाख ही है, कितना है, 10 लाख ही है। तो आपका अभी भी क्या हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है। क्लियर, आगे और एग्जांपल लेके चलते, थर्ड, रेंट पेड, रेंट अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, रेंट पेड ₹10,000। तो एक्सपेंसेस का मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस के लिए अलग से जगह नहीं, तो मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देना इनको, एक्सपेंस और इनकम को टेम्पररी कैपिटल कहा जाता है। टेम्पररी क्यों, क्योंकि हर साल एक्सपेंसेस नए आते हैं और इनकम नए आते हैं, और उसकी वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट होते रहता है। तो कितना, अगर ये 10,000 का ट्रेडिशनल अप्रोच में रेंट होता तो हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता या लॉस आ जाता, और वो हम क्या करते, लॉस अगर आता तो क्या करते, हम कैपिटल से माइनस कर लेते, तो हम क्या करें, डायरेक्टली कैपिटल से 10,000 माइनस करें, जब इनकम होगा तो ऐड कर देंगे, 10,000 माइनस प्लस, लाइबिलिटी तो अभी भी नहीं है कोई, ओके, और कैश कितनी गई, कैश कितनी गई, रेंट पे मतलब कैश कितनी गई, 10,000 कैश, 10,000 कैश, तो कितना आ गया, 9,90,000। आपका डाउट क्या है ये बताते जाओ, सिर्फ एक ऐसा एक वर्ड डाल दिया उससे मुझे क्या समझ में आएगा कि आपका प्रॉब्लम या डाउट क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या, एंट्रीज वगैरह कुछ नहीं करनी है, डायरेक्टली हमें देखना है इंपैक्ट क्या है, डायरेक्टली इंपैक्ट क्या है ये देखना है, करेक्ट है। तो हम इंपैक्ट देख रहे हैं, मशीन आ गई, मशीन आने की वजह से क्या हो गया, कैश कम हो गया और मशीन बढ़ गई, मतलब एक एसेट कम हो गई तो एसेट से मैंने माइनस कर दिया, और दूसरी एसेट बढ़ गई तो एसेट में मैंने प्लस कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या है, अभी भी 10 लाख 10 लाख इतना ही है, कोई डाउट है, कोई डाउट, नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ, हमने किसी का काम किया कुछ, मतलब जैसे कि हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो हमने किसी का काम किया और एक एसेट बेच की थी, मतलब एक जगह बेच की थी, उसका हमें कमीशन मिल गया, कमीशन रिसीव्ड, ये अपना इनकम है, बराबर है, कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम, अपना हक बनता है इस पैसों के ऊपर, और ये पैसे वापस नहीं करने हैं, रिसीव्ड ₹10,000, कमीशन रिसीव्ड रुपीज, हम लेके चलते हैं 20,000, 20,000। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कमीशन रिसीव्ड हम लिखते हैं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, उससे प्रॉफिट बढ़ जाता, और ये प्रॉफिट बढ़ने की वजह से आपका कैपिटल भी बढ़ जाता, बराबर ना, अपने इनकम जितना बढ़ाते हैं उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो प्रॉफिट कहां पे जाएगा, कैपिटल में, उससे कैपिटल बढ़ेगा, मतलब इनकम जब बढ़ता है तो आपका कैपिटल बढ़ता है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या किया, या क्या करना चाहिए, मैंने डायरेक्टली कैपिटल में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, कैपिटल में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए 20,000, जब भी इनकम होता है ऐड कर दो, एक्सपेंस होते हैं लेस कर दो, कहां से, कैपिटल से, लॉस और एक्सपेंसेस हो तो लेस करना है, इनकम और गेन्स हो तो क्या करना है, ऐड करना है, और यहां पे क्या हो जाएगा, अभी भी लाइबिलिटी कोई भी नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 20,000 कैश आ गई ना, तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,10,000। 5, vehicle purchased for 1,20,000 paid in cash
एंड रिमेनिंग क्या है, लोन। रिमेनिंग क्या है, लोन, रिमेनिंग लोन। ओके, रिमेनिंग लोन। तो अभी बताओ रिमेनिंग लोन है, तो ऐसे केस में देखो, ध्यान सुनो, मेरे पास एसेट आ गई, मेरे पास व्हीकल आ गई, गाड़ी आ गई, कितने की, 1 लाख की गाड़ी आ गई, मतलब मेरी एसेट बढ़ गई। एसेट कितने से बढ़ गई, 1 लाख से बढ़ गई। एसेट कितने से बढ़ गई, 1 लाख। उसके बदले में क्या देना पड़ा, 20,000 पेड इन कैश। मतलब कैश क्या है, अपनी एसेट है ना, तो 20,000 क्या हो गया, कैश में पे कर दिया, 20,000 लेस हो गए कैश में से। बराबर, ये क्या है, व्हीकल, ये क्या है, व्हीकल, और 20,000 क्या है, कैश कम हो गई। और बाकी 80,000 किससे, लोन पे ले लिए, बैंक ने लोन दे दिया। इसका मतलब कैपिटल में से कुछ नहीं गया, अपने पास जो पहले जो कैश आई थी कैपिटल की, उसमें से 20,000 रुपए दे दिए। कैपिटल की कैश पहले आई थी ना, वो 20,000 पड़े थे, उसमें से सॉरी वो ज्यादा पड़े थे, उसमें से 20,000 हमने पे कर दिए, और बाकी का 80,000 का क्या किया हमने, लोन ले लिया। तो बाकी का 80,000 का क्या कर दिया, लोन ले लिया। तो अगर आप अभी फाइंड आउट करते हो तो 10 लाख, 10,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू, अभी आप ये लेना, 10 लाख, 10,000 प्लस 1 लाख, 11 लाख, 10,000 माइनस 20,000, तो 10,90,000। मैच हो रहा है क्या बताओ मुझे, मैच हो रहा है क्या बताओ मुझे। अब एक जगह पे क्या हो गया, एक जगह पे 1 लाख का व्हीकल आ गया, तो ये व्हीकल अपनी एसेट है, एसेट में ऐड कर दो, बराबर। उसके बदले में क्या है, 20,000 की कैश गई, तो कैश भी अपनी एसेट है, गई मतलब क्या, कम हो गई, तो एसेट से लेस कर दो 20,000। और बाकी का 80,000 लोन ले लिया ना, बाकी का 80,000 कहाँ पे, लोन ले लिया, तो वो 80,000 कहाँ पे, लाइबिलिटीज में लिख दिया 80,000। इस तरह से देखा तो अभी भी मैच हो रहा है, अभी भी मैच हो रहा है। डन। 6 रुपीज 40,000 विदड्रॉन। 20,000 तो कैपिटल में आना चाहिए यार, 20,000 कैपिटल पहले आया था 10 लाख, वो 10 लाख की क्या आ गई थी अपने पास, कैश आ गई थी ना। ये 10 लाख की क्या आई थी अपने पास, कैश। तो बिजनेस में जो पैसा आया है वो पैसा किस में पड़ा है, ये बिजनेस में जो कैपिटल आया वो किस में पड़ा है, कैश में। ठीक है, तो मैं उनको ये बोलूंगा क्या कि नहीं, मैं आपको गाड़ी दे दूं, मैं आपको कैपिटल दे दूंगा, या कैश दे दूंगा मैं बदले में, क्या दे दूंगा उनको, कैपिटल दे दूंगा, मतलब वो बोलेंगे कैपिटल क्या दोगे आप। तो कैपिटल जो आया था वो कैपिटल के थ्रू अपने पास क्या आई थी, कैश आई थी ना, तो कैश देंगे ना। कैपिटल कैसे दे सकते किसी को, बिजनेस में कैश आई उसका कुछ नाम होता है, बराबर। तो इस वजह से हमने कैपिटल में 10 लाख दिखा दिया और कैश में 10 लाख दे दिया। ये 10 लाख की कैश कैपिटल की वजह से आई है, ये 10 लाख की कैश कैपिटल की वजह से आई, समझा क्या। और अभी यहां पे देखो, ये 10 लाख की कैश कैपिटल की वजह से आई है, ये हम आप लिखते हैं। और अभी जब पैसे देंगे वो 10 लाख में से देंगे जो अपने पास कैश आई थी पहले एज एन कैपिटल। क्लियर। तो यहां पे हम यहां पे बदले में क्या देते हैं, कैश देते हैं। सिंपल, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आप दुकान में जाते हो, गाड़ी लेते हो, गाड़ी में बदले में क्या कैपिटल देते हो, कैश देते हो, क्या देते हो, कैश देते हो ना। क्लियर। और बाद में क्या बोलते हो, मेरे पैसों में से कैश दे दी, मतलब मेरे पैसों में से 20,000 दे दिए। भाई ये पैसे कहां से आए, कैपिटल से आए थे, खुद के पैसे से आए थे, बट वो कैश ही दी थी ना आगे। आगे 40,000 रुपीज, 40,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कुछ काम था अर्जेंटली, इसके लिए पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज 40,000 निकाल दिए। बोलो, तो क्या होगा, कैपिटल जो लेके आए तो उसमें से 40,000 वापस लेके जा रहे हो, खुद बिजनेस में पैसे लाए थे उसमें से 40,000 लेके जा रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल से 40,000 माइनस। ये आपने पहले भी किया होगा, अब कॉमर्स से हो तो पहले भी किया होगा कि ड्राइंग जो कैपिटल से माइनस, सिंपल बात है। ड्राइंग मतलब क्या, जो पैसा लगाया था बिजनेस में वो निकाल के लेके जाओ, इसका मतलब कैपिटल कम हो रहा है। तो 40,000 माइनस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है, और आपके पास से बिजनेस से क्या जा रही है, कैश जा रही है 40,000।
बिजनेस से भी क्या जाए, कैश कम हो जाए 40,000। तो यहां पे देखो इस वजह से क्या हो जाएगा, 9,70,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 10,50,000। 10,50,000 डन। तो समझाइए, इज इट क्लियर? ओके, चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक बार रिवाइज कर लेना क्या है। ये ट्रांजैक्शन मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, चलो बाय बाय। अगला लेक्चर है ना आपका, बाद में मुझे पर्सनली मैसेज आता है कि सर टाइम हो गया, चलो पहले ही छोड़ देता हूँ।